गाइस नोटिस करने वाली बात पता है क्या है? एंड्रॉइड वर्ल्ड में 2025 से पहले कॉम्पैक्ट फोन नहीं आया करते थे, लेकिन 2025 से हमने देखा ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स ने ऐसे छोटे फोन लॉन्च कर दिए हैं। और आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, इस चैनल पे हमने हमेशा हर एक कॉम्पैक्ट फोन को बहुत प्रॉपरली रिव्यू किया है और बार बार मैंने आप लोग को बताया है कि जो कॉम्पैक्ट फोन्स होते हैं ना, ये कॉम्प्रोमाइजेस के साथ आते ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल OnePlus 13S आया था, वो फोन बहुत अच्छा था, फ्लैगशिप प्रोसेसर है, काफी चीजें उस फोन के अंदर सही थी, लेकिन उसमें कंप्लीट कैमरा सेटअप नहीं मिला। या फिर सैमसंग बेस्ट एग्जांपल है, बहुत टाइम से छोटे फोन बना रहे हैं, लेकिन बैटरी बैकअप एक कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से सही होता है, लेकिन बेस्ट नहीं होता। बट पिछले एक महीने से मैं और मेरी टीम इस Vivo X300 को टेस्ट कर रहे हैं एंड सरप्राइजिंगली बाकी कॉम्पैक्ट फोन्स के मुकाबले इस फोन में ना के बराबर कॉम्प्रोमाइज है। अब पिछले एक महीने का अगर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं इस फोन को यूज करने का, तो एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि कॉम्पैक्ट फोन के जितने भी फायदे होते हैं ना, कि एक हाथ से बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, काफी कंफर्टेबल फोन होता है, पॉकेट में जो है ज्यादा जगह नहीं लेता, ये सारी बेसिक बातें हम बाकी फोन्स में देख चुके हैं। बट इस Vivo X300 का बिगेस्ट एडवांटेज आई थिंक इसका कैमरा सेटअप है। और यहाँ पर मैं स्पेशल क्रेडिट अपने टीम मेंबर को देना चाहूंगा, क्योंकि वो मसूरी गया था इस फोन को लेकर टेस्ट करने के लिए स्पेशली। और इस फोन के कैमरा सेटअप की भी बात की जाए ना, एक कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से कंप्लीट कैमरा सेटअप है 200 + 50 मेगापिक्सल। और पहले मैं आपको बेस्ट फोटोज दिखाता हूं, जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि ये फोन कितना केपेबल है कैमरा वाइज। एंड नो डाउट एक कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से फोटोज बहुत अच्छी बोली जाएंगी। और अब वन बाय वन सारे कैमरा लेंसेज की बात करें तो पहले 1x की फोटोज देखते हैं। इन फोटोज में ना अच्छी चीज ये है कि जूम कर देखा जाए तो फोटोज में डिटेल भी होती है और कपड़ों पे ना एक टेक्सचर भी मेंटेन करता है। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर सनलाइट के अगेंस्ट भी हम कोई ह्यूमन शॉट कैप्चर करते हैं तो ये स्किन टोन ठीक से कैप्चर कर पाता है, तो ये काफी अच्छे HDR की पहचान है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, Vivo के फोन में ना 3 कलर प्रोफाइल होती है, टेक्सचर, नेचुरल और विविड। और जितने भी मैं कैमरा सैंपल दिखा रहा हूँ ना, मैंने विविड में कैप्चर करे है, इसलिए आपको सैचुरेशन थोड़ी हायर साइड लगेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो मेन कैमरा है वो मेरे को काफी अच्छा लगा। अब नेक्स्ट लेंस की बात करते हैं, अल्ट्रा वाइड लेंस। एक चीज मैंने नोटिस की है कि मेन कैमरे और अल्ट्रा वाइड के बीच में ना एक थोड़ा सा कलर शिफ्ट रहता है, बट अल्ट्रा वाइड लेंस के बारे में भी सेम बोलूंगा कि 50 मेगापिक्सल की वजह से आई थिंक डिटेल्स बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पर भी HDR परफॉर्मेंस मेरे को स्ट्रॉन्ग लगी। तो यूजुअली ऐसा होता है ना कि अल्ट्रा वाइड लेंस थोड़ा वीक रहता है बाकी फोन्स में, इसमें ऐसा नहीं लगा। एक और चीज मैंने रियलाइज करी, आईफोन और सैमसंग इन कंपैरिजन में Vivo X300 का जो अल्ट्रा वाइड लेंस है ना, उसका फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा कम है। इस चीज को साइड बाय साइड कंपैरिजन से देखो, आई थिंक ये इंप्रूव हो सकती है। बट सबसे फेवरेट पार्ट ना इस फोन का ये टेलीफोटो लेंस लगा मेरे को। अब देखो 3x पे तो ये टेलीफोटो लेंस बहुत अच्छी फोटोज खींचता ही है, बट अगर हम और ज्यादा भी जूम करते हैं ना 10x तक भी, तब भी गाइस रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता कि ओवर शार्पनेस हो गई है या फिर डिजिटल जूम में थोड़ा आर्टिफिशियल इफेक्ट आ रहा है। इन शॉर्ट देखा जाए तो 10x वाले शॉट भी हम इजीली यूज कर सकते हैं। और गाइस ये फोटो देखो, ये टेलीफोटो लेंस से नेचुरल ब्लर आया है, मैंने पोर्ट्रेट फोटो नहीं खींची है। तो एक छोटे फोन के हिसाब से टेलीफोटो लेंस अगर नेचुरली ब्लर लेकर आ रहा है तो मैं तारीफ करूंगा। और पोर्ट्रेट मोड की भी मैं बात करूं तो बहुत अलग अलग पोर्ट्रेट स्टाइल मिलते हैं, हर एक लाइटिंग सिचुएशन के हिसाब से एक डिफरेंट ब्लर मिल जाता है। तो लाइक ये बाकी फोन्स में नहीं रहता, तो ये भी एडवांटेज लगा मेरे को। और इन फोटोज में अगर हम ब्लर क्वालिटी या फिर एज डिटेक्शन भी देखें, वो आर्टिफिशियल भी नहीं लग रहा। बट Vivo के फोन्स में ना एक चीज मैंने नोटिस करी है, चाहे हम स्किन स्मूथनिंग ऑन करे या फिर ना करे, तब भी स्किन थोड़ी स्मूथ होकर आती ही आती है। अगर इतनी स्मूथ स्किन आपको नहीं पसंद तो थोड़ी सी चीज फिक्स हो जाती है टेक्सचर मोड पे अगर हम फोटो कैप्चर करते हैं तो। और Vivo अपने फोन में जो है स्ट्रीट फोटोग्राफी मोड भी देता है। अब देखो इस मोड को एक्सप्लेन किया जाए ना, तो यहाँ पर ना अलग अलग कलर प्रोफाइल मिलती है, नॉर्मल फिल्टर्स नहीं है। अब इसका फायदा पता है क्या है, ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये नेगेटिव प्रोफाइल में कैप्चर करी है और ये फोटो ऐसे लग रही है कि बहुत एक्सपेंसिव फूजी फिल्म का कैमरा आता है, कुछ वैसी ही कलर प्रोफाइल है। बट एक चीज कहनी पड़ेगी, देखो अगर आप फोटोग्राफी बहुत अच्छे से समझते हो तो आपके लिए कोई भी लर्निंग कर्व नहीं आने वाला इस फोन को यूज करने में। बट एक नॉर्मल यूजर के लिए जब वो फर्स्ट टाइम इस फोन की कैमरा UI ओपन करेगा ना, इतने सारे फीचर्स देख के काफी क्लटर्ड फील हो सकता है, क्योंकि हर एक मोड के अंदर जो है ना आपको अलग अलग टाइप के फिल्टर्स मिलेंगे, जो कि क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हाँ, आपको टाइम लगेगा चीजों को समझने। और जैसे कि मैं आप लोग को हमेशा बताता हूँ कि किसी भी फोन की कैमरा कैपेबिलिटीज लो लाइट फोटोज से पता लगती है, और इस फोन से मैंने काफी लो लाइट फोटोज कैप्चर करी है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये कि नॉइज बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है फोन। और ये ह्यूमन शॉट देखो, लो लाइट के हिसाब से भी स्किन टोन इसने बहुत सही तरीके से मैनेज करी है, तो लो लाइट परफॉर्मेंस भी अच्छी है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा सारे कैमरास की परफॉर्मेंस मेरे को सच में कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी लगी। बट गाइस कोई भी कैमरा परफेक्ट नहीं होता, एक महीने की यूसेज में ना हियर एंड देयर इनकंसिस्टेंसी
इनकंसिस्टेंसीज मेरे को कैमरे में दिखी है। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि सेम लाइटिंग सिचुएशंस में एक्सपोजर डिफरेंट आ जाए। सिमिलरली अगर मैं फ्रंट कैमरे को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो नो डाउट गाइस, ये जो 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ना, एक तो इसमें ऑटो फोकस है, वो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक इसकी वजह से जो है ना सेल्फीज में डिटेल बहुत इंप्रूव हुई है अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं। इनफैक्ट ये जो फ्रंट कैमरा है थोड़ा वाइड हुआ है तो ग्रुप सेल्फीज बहुत अच्छी आ रही है। तो अगर बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों को जज किया जाए ना तो गाइस बहुत अच्छा काम किया है वीवो ने। बट अगर मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूं ना, देखो इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि आईफोन से बेस्ट वीडियो क्वालिटी कोई फोन नहीं देता। और बड़ा इंटरेस्टिंग था देखना कि एवरी ईयर वीवो अपने जो वीडियो के एल्गोरिथम्स है उनको इंप्रूव कर रहा है और आईफोन से बहुत क्लोज आ चुका है। मतलब ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये X300 से ही रिकॉर्ड करी है। वीडियो में जो स्किन टोन रिकॉर्ड हो रही है, जो HDR परफॉर्मेंस है, यहाँ पर कोई कमी नहीं बता सकता। और क्योंकि इसमें टेलीफोटो लेंस भी है तो जूम वीडियोस भी बहुत अच्छी आ रही है। बट लो लाइट की मैं बात करूं ना तो वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बची है। बट एक कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से ये X300 जो है बहुत सारे प्रो वीडियो फीचर्स लेकर आ रहा है, जैसे कि 4K 120 FPS शूट कर सकते हैं इस फोन से। और बड़ी बात ये कि लॉग वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जो कि बहुत इंप्रेसिव पार्ट है। तो अगर सारे कॉम्पैक्ट फोन से कंपेयर किया जाए तो बहुत चांसेस है कि Vivo X300 जो है बेस्ट कैमरा लेकर आ रहा है सबसे कम कॉम्प्रोमाइजेस के साथ। मतलब आईफोन अगर वीडियो बेस्ट देता है तो उसकी फोटोज बेस्ट नहीं है, और अगर सैमसंग में जो है फोटोज फिर भी कंसिस्टेंट रहती है तो उनको वीडियो में इंप्रूव करने की नीड है। तो अगर सारी छोटी छोटी चीजों को कंसिडर किया जाए ना, X300 में अच्छा कैमरा यार। तो कैमरा तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि क्या क्या मुझे अच्छी चीज लगी, क्या क्या बुरी। सिमिलरली इस फोन की डिजाइन की भी मैं कुछ बातें बताता हूँ। अब कॉन्टेक्स्ट के साथ समझो, इस फोन में 6040 mAh की बैटरी है जो कि बहुत बड़ी मानी जाती है। ऊपर से कैमरा सेटअप भी पूरा मिलता है, और अगर आप देखोगे ना कैमरा सेटअप है भी थोड़ा थिक। स्टिल 1 महीने की यूसेज में ना मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि ये फोन बहुत हेवी है। तो जो ओवरऑल वेट डिस्ट्रीब्यूशन है इस फोन की वो काफी अच्छी कर रखी है। और पता है क्या, क्योंकि ये छोटा फोन है तो ऑटोमेटिकली हमारी फिंगर जो है इस कैमरा मॉड्यूल के ऊपर लग जाती है। इस वजह से लेंस जो है गंदा हो जाता है और इस पे फिंगरप्रिंट भी बहुत आते हैं। मतलब बार बार आपको कैमरा साफ करना पड़ेगा फोटोज कैप्चर करने से पहले। अब इस चीज को जो है हम काफी हद तक फिक्स कर सकते हैं अगर इस पे मैं केस लगा दूं तो। बट जब भी मैं किसी फोन का रिव्यू करता हूं तो मैं विदाउट केस यूज करता हूं, जिससे पता लगे ड्यूरेबिलिटी कैसी है। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि विदाउट केस इन फोन्स को यूज मत करना, क्योंकि इतना बड़ा कैमरा मॉड्यूल होता है कि ऑटोमेटिकली फ्लैट सरफेस पे जब फोन हम रखते हैं तो कैमरे पे ही रेस्ट करता है फोन। तो इस वजह से छोटे छोटे स्क्रैचेस आ जाते हैं लेंस पे, लॉन्ग टर्म में दिक्कत होती है। और पिछले 1 महीने में मेरी टीम से फोन 1-2 बार गिरा भी है और अभी तक तो कोई भी मेजर डेंट नहीं आया। और स्क्रीन गार्ड भी नहीं लगाया मैंने इस फोन पे, और यहाँ पर बहुत ही मामूली बिल्कुल माइक्रो स्क्रैचेस आए हैं। बस वीवो को मैं एक फीडबैक देना चाहूंगा, ये जो Vivo X300 Pro वाला वर्जन है ना, इसके अंदर शॉर्टकट बटन मिलता है यहाँ पर। गाइज मैं सिंपली बोलूंगा ये सुपर यूजफुल है। आई विश Vivo नेक्स्ट ईयर अपने इस छोटे वाले फोन को भी ये शॉर्टकट बटन दे, ये काफी अच्छी फंक्शनैलिटी ऐड हो जाएगी। बाकी हैप्टिक फीडबैक की अच्छी बात ये है कि जब से Origin OS आया है तो पूरी UI में हैप्टिक फीडबैक इंटीग्रेट कर दिया, तो लाइक सही रहता है एक्सपीरियंस। और नेटवर्क्स की भी बात की जाए तो एज सच कोई भी शिकायत नहीं है। मैंने एयरटेल की सिम डाली हुई है और जब भी ट्रेवल भी किया है ना, एज सच नेटवर्क इश्यूज या फिर कॉल ड्रॉप वगैरह नहीं आए। बट अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, क्योंकि स्टोरी बहुत चेंज हो गई है। कुछ टाइम पहले ना मैंने Vivo X300 को iPhone 17 से कंपेयर किया था, और इस वीडियो मैंने आप लोग को बताया था कि इस फोन का CPU GPU बहुत पावरफुल है लेकिन ऑप्टिमाइजेशन की कमी है। बट उस वीडियो के लाइव होने के कुछ दिन बाद जो है इस फोन में अपडेट आया और Vivo ने ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूव कर दी गाइस। क्योंकि पहले ना मैंने आप लोग को एक ग्राफ दिखाया था जेंशन इंपैक्ट की गेम प्ले का, उस टाइम पे इस फोन ने 43 डिग्रीज तक टेम्परेचर दिखाया था। लेकिन अपडेट के बाद अब ये सेम ग्राफ देखो, अब ये फोन जो है 34 डिग्रीज के आसपास गया है। अब ऐसा भी नहीं कि ये फोन जो है हमेशा 34 डिग्रीज के आसपास रहता है, ऊपर जा सकता है। बट मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा फील हुआ है कि फोन जो है हीटिंग सही से कंट्रोल कर रहा है। और लास्ट 30 डेज के एक्सपीरियंस में मेरे को इस फोन की रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छी लगी है। मैं जहां पर ऐप को छोड़ता हूं ना, वहीं से वापस से स्टार्ट होती है। मैंने काफी बार नोटिस किया है, अगर मैं 3 गेम्स भी एक साथ ओपन करके छोड़ देता हूं ना, तो काफी देर तक ये गेम्स रैम में रहते हैं और वहीं से स्टार्ट होते हैं। इसका रियल लाइफ का फायदा ये है कि एप्स बार बार रीलोड नहीं होती। अगर आपने रात को इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो ओपन करी है, अगले दिन आप सुबह वापस फोन को स्टार्ट करते हो तो एग्जैक्टली वही वीडियो आपको खुली मिलेगी। इसे अच्छी रैम मैनेजमेंट बोल देते हैं बेसिकली। तो इन सब चीजों को देख के बोलूंगा, जो इस फोन में MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर यूज करा है ना, ये पहले से काफी ऑप्टिमाइज हो गया है। एंड आई थिंक ज्यादातर यूजर्स के लिए इनफ ही परफॉर्मेंस है। और ऐसे ही अगर मैं बैटरी की बात करूं ना, तो वीडियो की स्टार्टिंग मैंने कहा था ना कि कॉम्पैक्ट फोन में जो है बैटरी में कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिल जाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें 6040 mAh की बैटरी है और 90 वॉट की चार्जिंग मिलती है। तो ऑन पेपर सुनने में ये कॉम्बिनेशन बहुत सही लग रहा था। बट अब मैंने 30 दिन इसको यूज कर लिया है तो प्रैक्टिकली भी देखा जाए ना, बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है इस फोन का। मतलब फुल डे फोन जो है हेवी यूसेज पर भी इजीली चला है। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूं कि मेरे को कैसा बैटरी बैकअप मिला है। अगर मैंने पूरे दिन जो है गेमिंग भी करी, कैमरा भी यूज करा, इंस्टाग्राम भी काफी ज्यादा
चला है। तो ये फोन जो है मुझे 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा था। और जिस दिन मैंने फोन को नॉर्मली यूज करा है कि लाइक गेमिंग नहीं करी, बट हाँ पूरे दिन फोन इन जनरल काफी चला है, तब इस फोन ने मुझे 9 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम भी दिया है। रेफरेंस के लिए बता दूं, एक छोटे फोन के हिसाब से बहुत अच्छा बैटरी बैकअप बोला जाता है। एंड ऑब्वियसली गाइस 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग तो लाइक है बेनिफिट। अब गाइस क्योंकि एक्सपेंसिव फोन की कैटेगरी में आता है, तो आजकल जितने भी आप फ्लैगशिप फोन्स देखोगे ना, सारे कलर एक्यूरेट डिस्प्ले के साथ ही आ रहे हैं। सेम बात इस फोन के लिए बोलूंगा। बट सबसे मेन चीज रियल लाइफ में मैटर करती है कि आपकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस कैसी है अगर आप आउटडोर फोन को यूज करते हो। और पिछले 1 महीने में जब भी मैंने इस फोन को आउटडोर यूज करा है ना, मुझे विजिबिलिटी इशू बिल्कुल भी नहीं आया। और इन दिनों में मैंने इस फोन पे जो है OTT पे कंटेंट भी देखा है, अच्छा रहता है भाई कंटेंट भी एक्सपीरियंस। और स्पीकर्स की भी मैं बात करूं तो नॉर्मल कंटेंट देखने के लिए स्पीकर्स ठीक है, लेकिन कंपटीशन के कंपैरिजन में बेस थोड़ा कम रहता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बताऊं तो इन 30 डेज में काफी चीजें डिस्कस करने को। पहले फैक्ट्स बताता हूँ। एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि FunTouch OS बहुत ज्यादा मॉडर्न नहीं दिखती थी एक फ्लैगशिप फोन में। Origin OS आई है, ज्यादा मॉडर्न दिख रही है और चीजें जो है काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। फॉर एग्जांपल ऐप ओपन क्लोज होने में एनिमेशन काफी स्मूथ लगती है, विजेट्स काफी मॉडर्न लगते हैं और जो UI में कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। स्पेशली ये जो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन आई है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, ये भी जो है काफी लाइक बेटर कर दिया गया है। बट क्योंकि Origin OS अभी रिसेंटली आई है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स हो रही है, बग्स देखने को मिल जाते हैं हियर एंड देयर। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, पूरा ब्लैंक हो गया, या फिर फेसबुक से नोटिफिकेशन आती है तो आइकन में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हियर एंड देयर अलाइनमेंट इश्यूज दिख जाते हैं UI के अंदर। आई मीन आपने देखा होगा ना, जब भी आईफोन में नई iOS आती है तो शुरू में बहुत सारे बग्स होते हैं। वही सिचुएशन मेरे को अभी इसकी लग रही है। और एक चीज पर्सनली मैं चाहूंगा वीवो फिक्स कर दे। अगर मैं फोन को पूरा डार्क मोड पे भी रखता हूँ, तभी जो फोन वाली UI है ना, अगर कोई कॉल करता है तो वो पूरा ब्राइट आती है। बट आई नो भाई Origin OS अभी नहीं है, इसको टाइम लगेगा पूरा प्रॉपरली स्टेबल होने में। और UI में एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो है AI। मतलब बहुत जगह पे वीवो ने AI डाल दी है इस फोन में और मोस्टली जितने भी AI फीचर्स है वो ठीक से काम भी कर रहे हैं। मतलब AI इरेजर काफी अच्छा काम करता है और कॉल के टाइम पे AI ट्रांसलेशन और जो ट्रांसक्राइब होता है वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में ठीक ही काम कर रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो AI इस फोन में अच्छा काम कर रही है। तो फाइनली अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो ना कि मेरा 30 दिन का एक्सपीरियंस कैसा था, तो मैं सिंपली बोलूंगा एक कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से मुझे इस फोन में काफी चीजें इंप्रेसिव लगी है। मतलब पर्सनली ना मुझे कॉम्पैक्ट फोन्स बहुत पसंद है, मेरे को इजी टू यूज लगते हैं, कंफर्टेबल काफी होते हैं ना, और बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि ब्रांड्स कॉम्पैक्ट फोन्स को सीरियसली ले रहे हैं इस साल। और Vivo X300 जैसे अच्छे ऑप्शन सब हमारे पास है, जिसमें कैमरा भी बहुत सुपर्ब देखने को मिल रहा है और बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी है। और मैं अपफ्रंट बोल सकता हूँ, अगर इस फोन का सॉफ्टवेयर पूरा स्टेबल कर दिया ना, तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि सारे फीचर्स के हिसाब से इस फोन की प्राइसिंग बहुत राइट है। क्योंकि जब इस फोन को आप ऑफलाइन खरीदने जाओगे तो 68,000 रुपीज के अराउंड मिल जाता है। तो जितनी भी चीजें मैंने आप लोग को बताई है, अगर आपकी प्रायोरिटी है, आई थिंक आप ये फोन कंसिडर कर सकते हो। खैर ये था मेरा रिव्यू, आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।